गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये कोई ना बात का। साफ हवा आज हमारे बीच सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्टूबर के इन दिनों में हवा की गुणवत्ता कम से कम दिल्ली में बिगड़ने लगी है। अभी नवंबर से जनवरी तक का वक्त पड़ा है, जिसमें हवा की गुणवत्ता का स्तर हर साल खराब से बेहद खराब रहता है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली सरकार अभी तक हरकत में दिख रही है और हर साल के मुकाबले प्रदूषण हवा पर इस बार ज्यादा बात हो भी रही है। लेकिन सवाल उससे भी आगे है। सवाल यह है कि हर साल हवा में घुलता जहर हमारी जिंदगी का हिस्सा क्यों बन गया है? क्यों हवा को साफ करने के लिए हमें हर साल जोर लगाना पड़ रहा है? हम अब तक ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं खोज पाए हैं जिसमें हवा में जहर घुले ही नहीं और हमें साफ सुथरी हवा मिल सके? तो आज साफ हवा के अपने इसी हक की हम बात करेंगे। जानेंगे अब तक हवा में घुले प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ किया जाना बाकी है, क्या कुछ अब तक नहीं हो पाया, उस पर भी बात करेंगे और इस पर अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। साल बदला है, महीना बदला है, दिन बदले, लेकिन लगता है हालात जस के बस। पिछले साल भी अक्टूबर के दिनों में हवा में घुलते जहर की चर्चा, इस बार भी वही शोर है। पिछले साल भी सरकार हवा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उपायों की बात कर रही है। इस बार भी सरकार वही कर रही है। पिछली बार भी प्रदूषित हवा को लेकर सियासी शोर था, इस बार भी वही कुछ है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि क्या साल भर बाद हम वहीं खड़े हैं जहां पिछली बार खड़े थे, और क्या इस साल भी हमें साफ हवा के लिए उसी तरह मशक्कत करनी होगी जैसी पिछली बार करनी पड़ी? दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से सर्दी दस्तक देने वाली और सर्दी के आने से पहले दिल्ली का जो वातावरण है AQI एक बार फिर से 200 के पार पहुंचने लग गया। अगर हम कल की बात करें तो सोमवार को ये AQI लेवल जो है वो 200 के पार रहा कुछ दिल्ली एनसीआर की कुछ इलाकों में। लेकिन आज अगर दिन की बात करें तो इस वक्त हम लोधी गार्डन में हैं और यहाँ का AQI जो हम बता पा रहे हैं वो 180 के लगभग पास है। दिल्ली सरकार पिछले कई सालों से दिल्ली की हवा साफ करने के दावे करती रही है। इस बार भी उसका दावा यही है। कागजों पर हवा के शुद्धिकरण का प्लान तैयार है, लेकिन वो प्लान इस बार जमीन पर कितना खरा उतरेगा इसकी परीक्षा बाकी है। फिलहाल अक्टूबर के शुरुआती दिनों में जो हालात हैं, उससे तो यही लग रहा है कि साफ हवा की परीक्षा इस बार भी दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल ही है। आज की बात करें तो सुबह दिल्ली का AQI 283 के करीब पहुंच गया, जिसे खराब कैटेगरी का माना जाता है। दिल्ली में AQI पुअर कैटेगरी में गया तो CAQM का ग्राफ 1 रिस्ट्रिक्शन लग गया। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। सर, रिस्ट्रिक्शंस लगने की शुरुआत हो गई है, एक तरफ ग्राफ 1 तो दूसरी तरफ पटाखों पे ब्लैंकेट बैन। क्या कुछ प्रतिबंधित होगा दिल्ली में अब से? देखिए, अभी चूंकि पिछले 3 महीने बाद पुअर कैटेगरी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है, उसको देखते हुए जो CAQM का ग्राफ 1 है वो लागू हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर अभी जो इसके सोर्सेज हैं जिससे प्रदूषण के स्तर बढ़ते हैं, चाहे वो डस्ट का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का है, व्हीकल पोल्यूशन है, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए ये नियम लागू किए जा रहे हैं। उसमें मुख्य तौर पर डस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो दिल्ली में हम लोग पहले से एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं और साथ ही साथ जो बायोमास बर्निंग के लिए अलग अलग व्हीकल पोल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए उसमें तेजी लाई जाएगी। उसमें खास तौर से जो कोयले पर जो जलने का है उसको प्रतिबंधित जो किया जाएगा। दिल्ली के बाहर जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, वहां पर जो है 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की बात हुई है, क्योंकि वहाँ जनरेटर चलते हैं। जो भट्ठों का पोल्यूशन है उसको रोकने की बात हुई है इसमें। उसी तरह से दिल्ली के अंदर और बाहर सभी जगहों पर एक प्राइमरी स्तर पे जो सोर्सेज हैं उसके लिए सक्रियता से अब काम करने के लिए निर्देश दिए गए। साफ हवा हमारा बुनियादी हक है, लेकिन साफ हवा के इस हक के लिए हर साल लोगों को इन 2-3 महीनों में
जूझना ही पड़ता है। केवल दिल्ली ही नहीं, सांसों का संकट उत्तर भारत के और भी शहरों में है। यूपी की बात करें तो गाजियाबाद में भी हवा का स्तर बेहद खराब है। यहाँ कल AQI 271 दर्ज किया गया। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में भी लोग साफ हवा के लिए जूझते नजर आए, जबकि नोएडा में कल हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 268 था। हाल ये है कि अब बच्चे भी जान गए हैं कि बाहर निकलना है तो मास्क पहनना है। जैसे हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए, जैसे N95 मास्क होता है वगैरह। कोविड के टाइम पे जो हमने मास्क यूज़ करे थे वो हम यूज़ कर सकते हैं, और जैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ऐसे और भी वेज होते हैं मतलब जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं पॉल्यूशन को। दशहरा हुआ था तो लोगों ने फिर क्रैकर्स जलाए थे, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों को जैसे साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको ज़्यादा और प्रॉब्लम हो गई, पॉल्यूशन आएगा उनके घर में। और घरों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉल्यूशन फ्री विंडोज़ लगी हो, तो इसीलिए से मेरी सिस्टर ही थी, उसको भी साइनस की प्रॉब्लम है। क्या बताएं, इससे तो हवा नहीं चल रही, सफाई होनी चाहिए, पानी का छिड़काव वगैरह है, इनसे ही बचा जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा आदमी मास्क लगा लेगा, ये हर साल का कहानी है। साफ हवा का संकट हमारे यहाँ कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसी साल मार्च में स्विस IQ एयर ने दुनिया के सबसे ज्यादा 50 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें हमारे देश के 41 शहर शामिल थे। अभी हाल में आई दुनिया के प्रदूषित शहरों की सूची में पटना और दिल्ली ने टॉप 5 में जगह बनाई थी। साफ हवा के संकट ने हमारी सेहत बिगाड़ी है, बच्चों के मस्तिष्क के विकास को कम किया है, बुजुर्गों का जीना दुश्वार किया है। तो एक और रिसर्च ये भी कहती है कि दिल्ली की हवा दिल्ली वालों की उम्र तक कम कर रही है। जाहिर है वक्त संभलने का है और साफ हवा के हक को समझने का है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। और फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी इसको लेकर क्या कह रहे, एक बार वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, चालान्स करने की आवश्यकता है, वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना CND वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गुड न्यूज टुडे की मुहिम भी है कि किस तरीके से कोशिश हमारी है कि दिल्ली को साफ सुथरी हवा का हक दिलवाना है, और ये हक कैसे मिलेगा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट सर गंगाराम अस्पताल से, डॉक्टर विवेक सिंह, डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी वेदांता से। हमारे साथ डॉक्टर गुफरान बेग साहब हैं, सफर फाउंडर हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, बोर्ड मेंबर हैं CPCB के। सबसे पहले गुफरान साहब आप ही के पास आते हैं, बताइए कि दिल्ली को हम साफ हवा का हक कैसे दिलवा पाएंगे? क्या सिर्फ अभी के कुछ नियम कायदे लागू कर देने से 365 दिन वो शुद्ध हवा मिल पाएगी? देखिए, अभी आज के जो क्लाइमेट चेंज के चलते जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ हमको इमिशन के सोर्स से ही नहीं जूझना है। इनफैक्ट हमारा एनके प्रोग्राम बहुत इमिशन सेंट्रिक हो गया था। तो इसमें दोनों चीजों को, नेचुरल चीजें और जो एंथ्रोपोजेनिक चीजें हैं, उन दोनों को लेके साथ में चलना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट्स बिल्कुल काम ना आएंगे, ठीक है, टेम्परेली आपको पीक्स आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी करना जरूरी है। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर आज भी मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई और उसमें ज्यादातर जो बात हुई उसके ये हो गया कि डस्ट के लिए हमने वो पानी डाल दिया, वो कर दिया। ये दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। अभी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि हमेशा साइंस बेस्ड मिटिगेशन पॉलिसी होना चाहिए, जिसकी की कमी लग रही है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर पानी, डस्ट को कम कर दो, डस्ट को कम कर दो, ये हो रहा है। डस्ट से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो PM10 और उससे बड़े होते हैं।
और वो इतने घातक नहीं है जितने PM 2.5 है। PM 2 का कंट्रीब्यूशन होता है डस्ट का, लेकिन बहुत कम होता है। तो आप ये प्रायोरिटाइज करिए ना कि PM 2.5 जो सबसे ज्यादा घातक है, उसके जो स्रोत हैं बनिस्पत की पानी को इतनी तरह से नष्ट करने की जगह है, आप वहां करिए। और वो बहुत क्लियर कट है कि हमारे जो हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो अभी भी मेंटेन नहीं है, ओवरलोडेड है, सबसे ज्यादा इमिशंस देते हैं, नॉट वेल मेंटेन्ड है। तो मतलब प्रायोरिटी है कि किस किस तरकीब से आपको ये करना है। और ये मैंने लास्ट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि मैंने अभी एक्सप्रेस के अंदर, ओपेट के अंदर आज से 15 दिन पहले ही बता दिया था कि क्लाइमेटिकोलॉजिकली ये ईयर लानीना नहीं आया है अभी तक, उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। और जो विंड्स हैं वो काम रहने वाली हैं लॉन्ग टर्म, अनलाइक 2022। और वो पहले से ही हमारा प्रकोप है कि और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस बहुत कम आएंगे जो कि हवा को उड़ा के चले जाते हैं। तो ये 2-4 जो चीजें हैं क्लाइमेट को रखते हुए, उनको भी हमको साथ में लेना है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे जो एफर्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स, टारगेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीथल पैरामीटर, इन सब में लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा। भली से इस साल नहीं दिखे कुछ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इसका इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल डॉक्टर गुफरान, ये तो हम हर बार यही बात करते हैं ना कि भले इस साल नहीं दिखे, अब पता नहीं वो समय और वक्त कब आएगा जब हम एटलीस्ट उसकी शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपको इंक्लूड करते हुए, शुरुआत कब होगी? एक पूरा दशक, 2 दशकों से हम बिल्कुल यही झेल रहे हैं। और दिल्ली में तो खासकर अगर हम पिछले 7-8 साल की बात करें, आप मान के चलिए ये तय है कि दशहरे के अगले दिन दिल्ली ने गैस चैम्बर बनना ही बनना है। क्यों नहीं पहले से तैयारियां शुरू होती? यहां हम सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम एक आम जन को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। सर, आपका ऑडियो म्यूट है। सर, अपनी बात रखिएगा, ऑडियो म्यूट है, जरा अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। देखिए, मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज आपको बता दूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम मॉनिटर करते हैं उसमें 8 पैरामीटर होते हैं। PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और लेड। राउंड द ईयर अगर हम देखें दिल्ली NCR इवन बाकी जगह भी, तो हमारे 6 पैरामीटर्स नॉर्मली कंट्रोल में रहते हैं। द मेन प्रॉब्लम इज ऑफ PM 2.5 और PM 10, जो ज्यादा हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। तो पिछली सरकारों ने जो काम की है, देखिए अगर लेड फ्री पेट्रोल निकला तो कहीं ना कहीं लेड में कमी आई। लेड तो आजकल है ही नहीं। कहीं ना कहीं अगर हमने जो फ्यूल है हमारा वो अच्छा हुआ, क्लीन फ्यूल हुआ, ई-बसेस आई हमारी, CNG पे आया, तो कहीं ना कहीं ये बाकी जो गैसियस निकलती हैं ये कंट्रोल में आई। पर जो जो ज्यादा ट्रबलसम है, जो ज्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक हो रहा है, वो PM 2.5 और 10। अगर आज का भी मैं पैरामीटर में देख रहा था तो आनंद विहार का PM 10 2 बजे का 418 है और वजीरपुर का 260 है। और दिल्ली के अंदर करीब 37 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं और इसमें ऑलमोस्ट एवरी आवर हमारी डिटेल्स वगैरह आती है इसकी में। मैं पिछले साल भी आपके चैनल पे था और मैंने कहा था, मेरा फ्रेम मैंने पिछले साल भी कहा था कि जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, उस पे काम करने की जरूरत है। पर मुझे लगता है जो सरकारें हैं वो कॉस्मेटिक ज्यादा काम करते हैं। मैं अभी मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, अभी मंत्री जी को भी सुन रहा था। अगर हम PM 2.5 और 10 की बात करें तो इसका 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। अभी पहले बताया, एंथ्रोपोलॉजिक है और नेचुरल है। नेचुरल पे हमारा कंट्रोल नहीं, पर दिल्ली कंपेरेटिवली ऐसी स्टेट है जहां आंधी तूफान बहुत कम आते हैं और मेजर कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% हमारा डस्ट से, CND वेस्ट से। तो जैसे आप दिल्ली के देखिए, दिल्ली की करीब 28,000 किलोमीटर सड़कें, अब बारिशों में 3 महीने बारिशें ज्यादा आई, जगह जगह गड्ढे। आज आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, वहां आपको डस्ट उड़ती नजर आ जाएगी। अभी दिल्ली को जरूरत है मास्क लेने की। दिल्ली का मैं डाटा चेक कर रहा था, अभी 3100 टन CND वेस्ट, करीब 11,000 टन ये जनरेट करते हैं। 3100 टन को इनके पास ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटीज ही नहीं है। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं पड़ा होता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, बल्कि NCR को भी इंक्लूड करें, जहां पर आप किसी भी सड़क पे चले जाएं, आपको सड़क पे कूड़ेदान ओपन में मिलेंगे, सड़क पे आपको CND वेस्ट ओपन मिलेगा। मैंने पीछे बोर्ड मीटिंग में उठाया है कि आप SOP बनाइए, कैसे अलाउ कर रखा है इसको, तो उस पर काम होने वाला है।
पर मुझे लगता है एक दिन का काम नहीं है, कई साल लगेंगे। कॉस्मेटिक काम मत कीजिए। और सारी सरकारें कॉस्मेटिक काम कर रही हैं। दिल्ली को जरूरत है मास्क लेने की, नहीं कर रहे। वो तो सर नजर ही आता है, क्योंकि जैसे ही बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही ये सीजन आता है जिसमें दशहरा, दिवाली और फिर सर्दियों की शुरुआत होती है, तभी सारे नियम कायदे, तमाम मीटिंग्स तब शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो बिल्कुल हाँ सर, अपनी बात रख दीजिए। हाँ, मैं ऐड, देखिए हर बारी हम पराली की बात करते हैं। नॉर्मली पराली का हफ्ते 10 दिन में दिल्ली तक पहुंचता है वो। अच्छा, दिल्ली क्या हाईली डेंसिटी सिटी है। दिल्ली में पर कैपिटा देखिए, दिल्ली का एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलस है। तो दिल्ली में डिस्पर्शन का एरिया कम है, इतनी ज्यादा 3 करोड़ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है। दिल्ली में जितने लोग इंपैक्ट होंगे शायद बाकी जगह नहीं होंगे। आज तक मैं देख रहा था करीब 1000 तो सरकारी, 1000 करीब अप्रोक्सीमेटली 1000 इंसिडेंट तो पराली के पंजाब में अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, 1000 के करीब। तो जब केंद्र सरकार ने एनकैप के तरफ फंड दिया, उनको पराली मैनेजमेंट के दिया, क्यों नहीं खर्च कर रहे? और मजे की बात है, कई बार गुस्सा भी आता है कि जो एनकैप के तहत फंड देते हैं वो खर्च भी नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉस्मेटिक काम करना बंद कीजिए और साइंटिफिक तरीके से कीजिए। आप दिल्ली की 3 साइटें हैं जिसको डंपिंग ग्राउंड बोलते हैं, गाजीपुर की है, बलसवा की, ओखला की, तीनों ओपन पड़ी हुई है। आज चौड़ाई बढ़ गई है उनकी, कई बार उनको कहते हैं। बिल्कुल, कॉस्मेटिक काम की बजाय 365 दिन अगर काम हो तो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। कैसे होगी दिल्ली प्रदूषण मुक्त? और जिस तरीके से ग्रैप 1, 2, 3, 4 की बात यहां पर हो रही है, इन्हें लागू करने की बात हो रही है, क्या पूरा साल इस पर काम नहीं होना चाहिए? हम इसी पर आगे बात करेंगे। डॉक्टर गुरफान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ अनिल गुप्ता जी भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, जब प्रदूषण बढ़ता है जाहिर सी बात है कि बीमारियां भी बढ़ती। डॉक्टर मोहसिन, आपके पास तो आजकल बहुत सारे मरीज आ रहे होंगे। एक सिंपल सी बात है, 99% एटलीस्ट मेरे आसपास तो जितने लोग हैं, हर किसी को ये शिकायत है कि गले में इचिंग हो रही है, सांस ठीक से नहीं आ रही है। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, नॉर्मल है, और ये दशहरे के बाद से सबसे ज्यादा बढ़ा है। जी, हम लोगों की 2 आदतें हैं ना, एक तो पॉल्यूशन भी फैलाते हैं, ये मैनमेड डिजास्टर है बाय एंड लार्ज, और दूसरा सफाई नहीं रखते हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं, इससे हम सफर कर रहे हैं। और हर साल आपने सही वक्त पे डिबेट शुरू की, आपकी चैनल को मुबारकबाद देता हूं। और ये काम बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सेहत इस वक्त बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई है। कोविड के बाद लोगों के फेफड़े कमजोर हो गए हैं, और इस बात पर अनिल जी भी प्रकाश डालेंगे कि लोगों के फेफड़ों में अब वो वाली हेल्दी वो नहीं रही है, रेजिलियंस जो पहले होता था। और 2 साल की जो लैक ऑफ एक्सरसाइज से लोग गुजरे हैं, उनके वाकई में फेफड़े कमजोर हो गए। तो इन कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स को, लंग हार्ट के जो है, हमको बचाना है। और नवजोत, ये बहुत ज्यादा आपने शुरू में एक हक वर्ड यूज किया था, राइट टू लिव विद ए हेल्दी एयर। ये हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकें कि हमको भैया सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है। ये क्या हो रहा है भाई? अब बच्चे हमारे छोटे जो होते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, एल्डरली ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, हार्ट पेशेंट्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज के पेशेंट। बल्कि अब तो ये डाटा बता रहे हैं कि इससे डायबिटीज बढ़ रही है, इससे हार्ट डिजीज बढ़ रही है, इससे लंग की बीमारियां हमको सबको पता है बढ़ रही हैं, कैंसर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि अब एल्जाइमर्स और ब्रेन का जो मेंटल रिटार्डेशन है उसकी बात हो रही है। तो ये कहाँ तक जाएगी ये चीज, ये हमको इसका अंदाजा नहीं है। नवजोत, जब हम दिल्ली में आए थे 80s में, और अब का जो ट्रैफिक है वो उसमें बहुत फर्क हो गया है। लोग खूब नई नई गाड़ियां रख रहे हैं, फिर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। अब ग्रीन वार रूम तो वहां बना लिया, अब ग्रीन सड़क पे कैसे लाएंगे? ग्रीन रोड भी तो होनी चाहिए। और नवंबर टू जनवरी, आपने सही बताया, ये महीने ऐसे हैं जब हवा की स्पीड कम हो जाती है। साइंटिफिकली भी कुछ होता है ऐसा कि जो हवा की स्पीड कम होने से सारी जो पार्टिकल्स हैं वो रिटेन हो जाते हैं, मोबिलिटी उनकी कम हो जाती है, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। एक और पार्टिकल होता है जिसकी बात कम की जाती है, वो PM1 होता है, जो बहुत बारीक होता है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, वो उड़ता है हवा में, माइक्रो पार्टिकल होता है, और वो टायर के घिसने से निकलता है, फाइन पार्टिकल होता है वो। और हर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग में बहुत बड़ी अमाउंट होती है रबर की जो घिसती है, टेक ऑफ में घिसती है। दीजिए इत्तेफाक से एयरक्राफ्ट भी गुजर गया इंडिया गेट से। तो ये एयरक्राफ्ट और टायर्स जो होते हैं गाड़ी के, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली हार्मफुल हैं,
और इससे इतना ही नहीं, फीटल एबनॉर्मेलिटीज तक की अब हम बात करने लगे हैं कि पोल्यूशन रिलेटेड हार्ट डिजीज, पोल्यूशन रिलेटेड लंग डिजीज, इंक्लूडिंग कैंसर, सीओपीडी हम जानते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, खांसी, एलर्जी जिसका आपने जिक्र किया एज ए कॉमन पर्सन, और ये बहुत ज्यादा हवा में घुलता जहर है। और हमारे को इसका राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है नवजोत, कि हमारे पास इसके शऊर होना चाहिए, इसकी कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि हाउ डज ए कॉमन मैन। हम लोग मांगते तो हैं राइट टू फ्री एयर और स्वच्छ हवा हमारा हक है, हम ये कह तो रहे हैं, लेकिन हम वही बात है ना कि सारी चीजें हम सरकार पर नहीं डाल सकते, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। डॉक्टर विवेक, अब आपके पास आते हुए देखिए, कुछ लोग जो कि इस समय पर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिसमें हम कहें कि अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, लंग पेशेंट्स होते हैं, लेकिन आजकल सांस लेने में दिक्कत, परेशानी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, और जो आम लोग हैं जिनको इस तरह का कोई इशू नहीं है, उनको भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस दौरान हो जाती है। डॉक्टर विवेक, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ना सिर्फ वो मरीज, वो लोग जिनको सांस की बीमारी है, एक नॉर्मल इंसान को भी सांस लेने में कुछ हद तक घुटन और दिक्कत महसूस होती है इस तरह के पोल्यूशन के साथ। सो जैसा बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि वी हैव टू रियली रियलाइज दैट ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन हम सिर्फ सरकारों से नहीं, हम सबको मिलकर ढूंढना पड़ेगा। एक चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट करती है कि आज तक हमने अपनी प्रॉब्लम्स का इंडिविजुअल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करी है। पानी साफ नहीं है तो आरओ लगाया हम लोगों ने अपने घरों में, हमारा पानी साफ है, पर एयर के साथ हम लोगों को समझना होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में एयर प्यूरिफायर लगा के एक स्वस्थ जिंदगी नहीं जी सकते, बिकॉज एयर तो एक कंटिन्यूम है। ऐसा तो है नहीं कि घर से मैंने साफ हवा ली और एक वैक्यूम पैक के अंदर फिर मैं बाहर निकलती हूँ। सो इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट from the society with the government agencies that all of us have to work together, एक साफ हवा और साफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और मैं आपको अगर सच बताऊं तो हम लोग जब लंग्स को ऑपरेट करते हैं, जब लंग ट्रांसप्लांट के दौरान हम लोग लंग्स को लेते हैं, तो दिल्ली से जो लंग्स जो मिलती हैं, दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली के निवासियों की जो लंग्स हैं, और जो बाहर से जो लंग्स आती हैं, दिल्ली के बाहर से, जैसे स्टेट्स लाइक गुजरात और हिमाचल, और उनके बीच में इतना फर्क है। दिल्ली की लंग्स लिटरली काली दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि ये लंग्स कितनी सिगरेट इस इंसान ने पी है। बिल्कुल, इश्यूज तो तमाम है सर, इश्यूज बहुत बड़े हैं। एक बार डॉक्टर गुफरान आपके पास आते हो, अब हम यहाँ पर आते हैं उन तमाम मेजर्स के बारे में बात करेंगे जो कि सरकार की तरफ से शुरू की गई है। ग्रैप 1, 2, 3, 4 की हम बात कर लेते हैं, और इवन का जिक्र किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आपने सही कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पहली बात तो होनी चाहिए, और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर अनिल ने भी कही कि ये कॉस्मेटिक मेजर्स एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। क्यों अभी तक हम दिल्ली को साफ नहीं कर पाए हैं? प्रायोरिटीज आर मिसप्लेस्ड। मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि मैंने जैसा पहले बताया, हम बहुत ज्यादा इमिशन सेंट्रिक अप्रोच है। हमको एयर शेड, एक टर्मिनोलॉजी होती है, एयर शेड सेंट्रिक अप्रोच, जो कि मैं अब जो है बहुत ज्यादा उसको बात कर रहा हूं उसके बारे में, तो शायद सरकारों के दिमाग में आई ये चीज। वो एयर शेड अप्रोच क्या है कि आपने दिल्ली के अंदर आप कुछ भी मेजर कर लो, सर्दियों के जमाने में भली से सब चीजें बंद कर दो, आप ट्रैफिक भी बंद कर दो, फिर भी प्रदूषण तो सर्दियों में अगर वेरी पुअर नहीं है तो मॉडरेट या पुअर तो हो ही जाएगा। रीजन उसका क्या है कि इट इज ए लैंडलॉक सिटी, चारों तरफ से एयर शेड का एरिया जो है, जिसमें कि 3-4 स्टेट आते हैं, वहां सबका किलोमीटर है, वो हम लोगों ने साइंटिफिकली उसको डिफाइन करना होता है। तो अगर वही मेजर जो आप दिल्ली में ले रहे हैं वो पूरे एयर शेड में अगर लें तो उसका सिग्निफिकेंट विजिबल इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन वहां तो पॉलिटिक्स आ जाती है। तो वहां पॉलिटिक्स आ जाती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, यही आ जाता है। तो इसीलिए जब तक कि एक टेबल पे बैठ के कलेक्टिवली पॉलिटिक्स और बाकी अपने जो मंशा, जिसको हम कहें कि मंशा नहीं होगी,
तब तक डॉक्टर अनिल गुप्ता, आप देखिए पटाखों पर बैन तो लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली वाले बेचारे करेंगे क्या? इधर गाजियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, सब जगह तो पटाखे जलेंगे और बीच में आ जाती है दिल्ली। मेरी जानकारी में आया नोएडा और गाजियाबाद में भी बैन लगाया, पर ये मुझे पिछले लगता साल है भी हुआ था, लेकिन सर वही बात है कि स्ट्रिक्टली नहीं होता है, सख्ती से नहीं होता। और आपको अगर याद हो, दिवाली के अगले दिन भी इसी तरह का पोल्यूशन था और दिवाली पर लोगों ने पटाखे जलाए थे, रात 2 बजे तक जलाए थे। मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूं और एक्सक्यूज मी फॉर दिस। देखिए, मेरा मानना है कि एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनना चाहिए। जिस तरीके से हम मास्टर प्लान बनाते हैं, इस तरीके से 5 ईयर एनवायरमेंटल प्लान बनना चाहिए। अगले साल अगर आप आज ही के दिन डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है हम इसी स्थिति में खड़े रहेंगे जो आज खड़े। मैं इसका रीजन बताता हूं आपको। देखिए, अभी जो हमने बात की डस्ट की या बाकी पराली की बात की, अब सरकार ये तो कह रही है कि लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, लोगों को करना चाहिए, लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। अब अगर हम नॉर्मली बात करें, दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है और एक व्यक्ति को अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है, ऑक्सीजन लेता है, तो कम से कम 7 पेड़ चाहिए। इस हिसाब से 23 करोड़ पेड़ चाहिए दिल्ली में, जो शायद पॉसिबल नहीं है। पर क्या ये पैरामीटर सेट होना चाहिए कि हमें जहां पर भी खाली जगह है अपने घर के बाहर लगाना चाहिए। अगर हम अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं तो इसको एब्जॉर्ब कहां पर हो, ये जिम्मेवारी तो थोड़ी बहुत तो तय होनी चाहिए ना, या नहीं होती? आजकल हमारी काउंटिंग नहीं है। दूसरा, मैंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते, अभी पहले सीएनजी था, उसके बाद अब ई बसेस आई हैं, 1700 बसेस आई है, जबकि ज्यादा चाहिए। वो कहीं ना कहीं प्लान अगर बनेगा तो आता है। अब दिल्ली में आप देखिए, पहले कहते थे थर्मल प्लांट से होता है, राजघाट का लगा लो, बदरपुर का लगा लो, इंद्रप्रस्थ का लगाओ, सारे पावर प्लांट बंद हो गए, फिर भी स्थिति वही है, खराब है। मैं फिर कहता हूँ, अभी व्हीकल्स की बात आ रही थी, एक स्टडी अभी हमारा जो पास जो मेजरमेंट है वो PM 2.5 और 10 है, पर मैं जो अभी पैनलिस्ट है उनकी बात से बिल्कुल अडेयर करूंगा कि नैनो पार्टिकल या PM 1 लेस देन 1 वो ज्यादा खतरनाक है। डायरी उसमें मेटेलिक भी होता है, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक। और यही दिल्ली बात में डॉक्टर वली भी कह रहे थे। बिल्कुल। अब डॉक्टर वली, मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए, क्योंकि वल्नरेबल आजकल बच्चे सबसे ज्यादा है। देखिए, स्कूल भी जाना है बच्चों को, स्कूल से छुट्टी भी नहीं की जा सकती। हालांकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि थोड़े दिन बाद हम देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी। तो किस तरीके से बच्चों को ख्याल रखना चाहिए अपना? देखिए, बच्चों का सबसे पहले उनका सोने उठने का टाइम कंट्रोल रखना चाहिए। वो बिल्कुल बाहर जब जाएं उनको मास्क की अभी से ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। स्कूल्स को तो मैं कहता हूँ पोल्यूशन के पीरियड में जब बहुत ज्यादा धुंध हो जाता है, छुट्टी कर देनी चाहिए। और क्या होता है ना, अब हमारे यहाँ वैसी इतनी छुट्टी होती है सारे साल के, बच्चों का सिलेबस और कोर्स नहीं पूरा होता, तो बच्चों को इम्यूनाइज करना है, बच्चों को उनके पूरे टीके लगाने हैं, बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट देनी है, बच्चों को ये बताना है क्या चीजें नहीं खानी है, बच्चों को ठंडा नहीं देना है, बच्चों को बदतमीजी नहीं करानी है। जाड़ों में बच्चे आमतौर से फ्रिज में रखी हुई चीजें और आइसक्रीम ऐसी ठंडी चीजें खा लेते हैं और शुरू से ही उनका गला खराब होने लगता है और फिर बीमार हो जाते हैं और निमोनिया तक बात चली जाती है, ICU तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट वही पुरानी चीजें, मैं फिर आ जाऊंगा, जाफरान पे आ जाऊंगा, सैफरन पे आ जाऊंगा, मैं उनके ऐसे खानों पे आ जाऊंगा जो जाड़ों में खाने चाहिए, ऐसे फ्रूट्स पे आ जाऊंगा जो जाड़ों में अवेलेबल होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, और उनकी डाइट का हमको ख्याल रखना चाहिए। हमारे बच्चे ये तो बहुत ओबीज हैं या बहुत वीक हैं, मीडियोकर हेल्थ वाइज बच्चे अच्छे नहीं है। फिर अगर बच्चों को दमा है या सांस की बीमारी है या एलर्जी है या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, हार्ट में कुछ बच्चों के होल होता है जो वेट कर रहे होते हैं ऑपरेशन के प्रॉपर टाइमिंग का, या इस तरह की कोई और बीमारी है, मसल डिजीजेस हैं, तो ऐसे में बच्चों को प्रॉपर मेडिकल मॉनिटरिंग, वैक्सीनेशन का प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है, मेडिकल मॉनिटरिंग करना है। और जरा सी भी अगर तबीयत बच्चे की खराब हो तो उसको स्कूल नहीं भेजना है। बीमारी में जो बच्चे इन्फेक्शन के साथ स्कूल चले जाते हैं वो दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन दे देते हैं। तो 1-2 दिन का अगर एक बच्चा अपना नुकसान कर लेता है तो उससे पूरी क्लास उस इन्फेक्शन से बच सकती है। उसके बाद बच्चे आजकल गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, उससे भी ठंड कैच करते हैं, तो उनकी प्रॉपर क्लोथिंग का ध्यान रखता है।
मास्क लगाने की मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि अभी से बच्चों को आदत डलवा दीजिए ताकि बच्चे पोल्यूशन में मास्क न उतारें और मास्क पहन के जाएं। अब मास्क से भी बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है कुछ बच्चों को, तो इसके लिए उनको ट्रेन करना पड़ेगा। इसके अलावा हनी है और तरह की दूसरी तरह की चीजें हैं, कलौंजी है और इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हम आजकल बहुत जान गए हैं कोविड के बाद, इस तरह की चीजें हैं। सबसे अच्छा बच्चों को एक्सरसाइज की घर में ट्रेनिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, no running during winter and pollution, no outdoor activity, no treadmill running, और एक बैठ के जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, श्वासासन है और इस तरह की जो जिसको हम सेडेंटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं वो करनी चाहिए। बैलून फुलाना बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। तो ये जो अनुलोम विलोम है, मैंने भी नाम लिया शायद इसका, तो ये सब करनी चाहिए। और ये एक्सरसाइजेस से बच्चों की जो टेंडेंसी है, ब्रीदिंग की एफिशिएंसी है, वो बढ़ाना है हमको। पोल्यूशन देखिए गंदगी है, गंदगी का मुकाबला एक्सरसाइज से नहीं हो सकता, लेकिन किसी हद तक लंग्स की हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि लंग्स जो हैं उसको झेलें। डॉक्टर अनिल ने बिल्कुल ठीक बताया कि दिल्ली के लोगों के फेफड़े काले निकलते हैं सर्जरी में, ये फैक्ट है, ये सही बात है। क्योंकि एवरीथिंग आप घर में क्यों नहीं देखते, डस्ट देखिए, आप रोज डस्टिंग करिए, वो कहां से आ रही है। मैंने अभी एक एयर कंडीशनर की फोटो लगाई हुई है, जिसका उठाना वो फोटो, जिसका मैंने एयर कंडीशनिंग की जो जाली 1 महीने के बाद क्लीन की थी, ब्रांड न्यू एयर कंडीशनर की। और उस फोटो में इसी सीजन में जब पोल्यूशन नहीं था, ये मैं आपको दिखाऊं, ये है हाल। ये एयर कंडीशनर मैंने पेशेंट्स को दिखाता हूं, व्हाट वी आर ब्रीदिंग, बिल्कुल दिस इज द एयर वी आर ब्रीदिंग, बी केयरफुल। किस तरीके से जम जाते हैं वो आपने दिखाया। बिल्कुल, एक बार डॉक्टर विवेक आपके पास आते हुए, अब देखिए सांस की बीमारी जिनको उनको तो परेशानी है ही, उनके लिए एक थोड़ा सा उपाय बताइए। लेकिन ये पोल्यूशन केवल अगर बात करें तो जिनके फेफड़े खराब है उनके लिए नहीं, बल्कि स्किन के लिए, आंखों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। देखिए, जिन लोगों को सांस की ऑलरेडी बीमारी है तो उनके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यह है कि वो जो भी मेडिसिन उनके डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब करी है, जो भी ट्रीटमेंट उनके लिए प्रिस्क्राइब है, वो उनको प्रॉपरली फॉलो करें, अपने डॉक्टर की एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो करें। अगर उनको कभी लगता है कि उनकी तकलीफ बढ़ गई है, उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं, तो खुद होम रेमेडीज ना करके अपने डॉक्टर से मिलें और अपने ट्रीटमेंट में जो भी रिक्विजिट चेंजेस चाहिए वो कराएं। इसके अलावा जैसे और पैनलिस्ट ने बोला, डॉक्टर वली ने भी बोला कि हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें, फ्लूइड्स का अच्छा मात्रा रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें अपने आप को। और अगर कोई घर से निकलने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है, तो जो वो टाइम जबकि पॉल्यूशन का स्तर सबसे ज्यादा होता है, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग्स, यानी सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद, कोशिश करें कि अगर गैर जरूरी काम से घर से बाहर जाना हो तो ना जाए। और अगर फिर मैं यही स्ट्रेस आउट करूंगा कि अगर उनको लगता है कि उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं, कहीं पे उनकी बीमारी का कंट्रोल उनको ढीला पड़ता नजर आता है, तो वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलें और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल। डॉक्टर बेग आपके पास आते हुए, देखिए अभी मैं एक वायु की गुणवत्ता का जो पूरा सूचकांक है वो देख रही थी, AQI लेवल 9 अक्टूबर को 167, 10 को 164, 11 को कम हुआ 132, फिर 12, 13, 14 की अगर हम बात करें तो आज 228 तक सर पहुंच गया। अभी तक ये कहा जा रहा था कि सितंबर में जो हवा दूषित होती है वो कंपैरेटिवली इस बार काफी कम थी। उसका कारण ये था क्योंकि बरसात बहुत देर तक चली है, पूरा सितंबर हमने देखा है कि मौसम सुहावना रहा, बारिश होती रही। ये भी कहा जा रहा था कि इससे हवा पूरी तरह से साफ हुई, लेकिन अब जो असर 228 तक जो नंबर पहुंच गया 14 अक्टूबर की बात करें, ये तो और ज्यादा बढ़ सकता है जो हालत अभी फिलहाल बाहर है। वो तो 100% बढ़ने वाला है। रीजन क्या है कि मानसून विड्रॉल होने की, अर्ली लेट विड्रॉल होने की वजह से तो बहुत एक हफ्ते से या 10 दिन पहले से ही बहुत स्लो हो गई थी, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में, स्पेसिफिकली राजस्थान के उस एरिया में सारे में बहुत बारिश हो रही थी। और बारिश होने की वजह से क्या हो रहा था कि जो आसपास का प्रदूषण है वो आ नहीं रहा था बह के। अब वहां पे बारिश धीरे धीरे थम रही है और दिल्ली में तो खैर बंदी हो गई है। तो अब जो है आने वाला जो समय है, अब आप जो आज आपने देखा पुअर डे, आने वाले 2 महीने में मुझे शायद ही कुछ शक है कि कुछ मॉडरेट देखने को मिले।
तो ज्यादातर अभी हम पुअर एंड वेरी पुअर ही देखेंगे, अनलेस कुछ मिरेकल ना हो जाए। लेकिन मिरेकल की तो आप बात कर ही रहे हैं कि कोई किसी भी तरह का कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो नहीं है। हवाएं कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि ये सजेस्ट करे कि सरफेस विंड्स जो हैं वो काम नहीं होंगी। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो 2022 में था जो ये शो ना कर रहा हो कि 20 अक्टूबर से और 30 नवंबर के बीच में हवाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड उस एरिया से चलती हुई दिल्ली की तरफ रुख करेंगी। उनका डायरेक्शन वो है, स्पीड परफेक्ट है। अभी तक ये क्लियर हो रहा है, हवाओं का चेंज नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें एक तरह से इंडिकेट करती हैं कि आने वाले समय में कुछ इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है और हम चेंज नहीं होगा, यानी कि हवा की गुणवत्ता खराब ही होगी। अब डॉक्टर अनिल गुप्ता आपके पास आते हुए, आपने जब कहा कि ये केवल कॉस्मेटिक मेजर्स हैं, ये ठीक है, पता चलता है, क्योंकि हर साल, पिछले साल भी हमने आपसे बात की थी, हर साल जब मौसम बदलता है, डॉक्टर वली भी यहीं बैठे होते हैं इसी पैनल पर। कम से कम मैं तो पिछले 3 साल से इसको लेकर चर्चाएं कर ही रही हूं और हर बार आप ही लोग सब मेरे साथ रहते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। और एक सवाल हर बार यही होता है कि क्यों दिल्ली साफ नहीं हो पा रही, क्यों दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब अगर बात होती है कि प्लानिंग 365 दिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, तो प्लानिंग किस स्तर पर कैसे होनी चाहिए? क्या सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी बनती है या आम लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है? नवजोत जी, आपने ठीक प्रश्न पूछा और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी ज्यादा है, नागरिकों की भी सहभागिता रहनी चाहिए। देखिए, अभी तक जितने भी आप सरकारों के काम देखेंगे वो पोल्यूशन होने के बाद रोकने पे ध्यान देते हैं। मेरा ये शुरू से मानना है कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, और वो सोर्स ऑफ पोल्यूशन जब खत्म होगा जब आपके पास एक विजन होगा, एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा। सोर्स ऑफ पोल्यूशन आप एक दिन में कैसे, आप वाटर की स्प्रिंकलिंग करा दो, क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ जो धूल उड़ रही है उसको जमा रहे हैं। आपने स्मोक टावर बनाया, जो फेलियर रहा, क्या करा? जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको सक कर रहे हैं। आपने फायर क्रैकर्स को बैन किया, क्या करा? जो फायर जल रहा है उससे हो रहा है। मेरा यह मानना है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जो सरकारें काम नहीं करी, जो सोर्स है, सोर्स क्या मैं अभी बताता हूं। लोग बड़े उत्साहित थे जब बारिशें आ रही थी, मेरा तब भी मानना था इस बार बारिशें ज्यादा ही है, इस बार सर्दियों में एयर पोल्यूशन तंग करे। रीजन बताता हूं। दिल्ली में 3750 किलोमीटर का ये ड्रेन का नेटवर्क है, जो नेचुरल ये ड्रेन है जहां से खाद निकलती है। इन्होंने डिसिल्टिंग नहीं करी, अब कर रहे हैं। अब वो सड़कों पे पड़ी हुई है और अब जब उड़ेगी तो वो हमारे लंग्स में जाएगी नहीं जाएगी। इन्होंने सीवर को क्लीन नहीं किया। अच्छा देखिए, जो बारिश ज्यादा हुई, सारी सड़कों पे गड्ढे हो गए और उस टाइम तो हमें अच्छा लग रहा था कि चलो, पर उस टाइम अच्छा था कि 50 लोगों की मृत्यु डूब के, पर उन सारे गड्ढों की रिपेयर, पहली बात तो रिपेयर इस टाइम में होगी तो एयर पोल्यूशन होगा। दूसरा, जो रिपेयर नहीं हुई, जो डस्ट डिपॉजिट की जो क्वांटिटी है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल दिल्ली एनसीआर में ज्यादा है। मैं पहले भी कह रहा था, पर तो सोर्स पे काम करने की जरूरत है लॉन्ग टर्म। और मैं आज भी मानता हूं एक साल में दिल्ली का एयर पोल्यूशन ठीक नहीं होगा। और एक पैनलिस्ट ने कहा एयर शेड की बात की, मैं उससे एग्री करता हूं। आप 5 साल का प्लान बनाए, सोर्स पे चोट मारिए, कॉस्मेटिक। जब ये प्लानिंग होती है अनिल जी, जब सरकारें इसको लेकर प्लानिंग करती हैं, तो ये बताइए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? क्या एनवायरमेंटलिस्ट से इस बात को लेकर चर्चा होती है? क्या डॉक्टर्स का पैनल वहां पर बैठता है? क्या चर्चाएं होती है और क्या सोचकर प्लानिंग होती है? और हर बार हम देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही क्यों रह जाती है? देखिए, मैं करीब 6 साल से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बोर्ड मेंबर हूं और करीब 2 साल से दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का है। दिल्ली की तो मीटिंगें ही साल में 1 या 2 होती हैं, कहने के बाद भी एज एन एक्सपर्ट। इस बार तो पर्यावरण मंत्री ने 3 महीने पहले से इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम तैयार हैं, इस बार दिल्ली प्रदूषण मुक्त रहेगी। मैं आपको हाइट ऑफ क्या शब्द इस्तेमाल करने चाहिए नेशनल चैनल पे, जब पोल्यूशन बोर्ड की मीटिंग जो स्टैट्यूटरी 3 महीने में मिनिमम होनी चाहिए, जो साल में 1 या 2 होती है, तो क्या कंट्रोल करेंगे जी आप? ये मैं आपके नेशनल चैनल पे बोल रहा हूं। आप पर्यावरण मंत्री कहना नहीं चाहिए, या जो लोगों के साथ बैठे उनके क्रेडेंशियल चेक कीजिए। क्या दिल्ली में या एनसीआर में 5 ईयर प्लान है? 10 साल से दिल्ली में सरकारें हैं, बाकी जगह एनसीआर में सरकारें हैं, क्या एनवायरमेंटल प्लान है? नहीं है। हर साल ये 25 करोड़ रुपए आपने स्मोक टावर पे खर्च करिए, 50-60 करोड़ रुपए आपने आर्टिफिशियल रेन का प्लानिंग कर रहे हैं, ये क्या कामयाब होगा? मेरा ये कहना है, जो बीमारी है, डॉक्टर साहब बैठे दो, बीमारी को आप पहले होने मत देना।
आप बीमारी को होने मत दे तो उसका इलाज की क्या जरूरत पड़ेगी? आपने पहले सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्रिएट किया, आपने इतने सारा स्टबल बर्निंग की, मैं सिर्फ रीजन बता रहा हूं। आपने दिल्ली में इतनी सारे सड़कों पे गड्ढे करे, दिल्ली का डीसिल्टिंग के बाद जो निकला उसको इंजाम नहीं किया, दिल्ली का सीएनडी वेस्ट ट्रीट नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं आप मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें जरा चल के देखिए, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के पास 70 है, जितना वो सक करती है उतने ज्यादा उससे थोड़ा वो तो नीचे निकालती भी है। बिल्कुल। क्या कभी इनकी चेक किया? तो आपको सोर्स पे चोट, देखिए मेरा हमेशा से मानना है, नहीं तो इसी तरीके से बजट खर्च होता रहेगा। आप सोर्स पे काम करेंगे तो ये काम होगा। और ये डॉक्टर गुफान, इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे अनिल जी की बात पे? नहीं, बिल्कुल अनिल जी सही बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको बताया ना कि उसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम वही है कि कई सरकारों को इनको देख के पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, क्योंकि एयर क्वालिटी पॉलिटिकल बाउंड्री को रेस्पेक्ट नहीं करती है, वही करके इसके अंदर करना पड़ेगा काम, सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज है कि जो अनिल जी भी बताया, शायद मालूम नहीं है कि आपने सवाल पूछा था कि ये जब मीटिंग्स होती हैं तो उसके अंदर कितना साइंटिफिक लोगों का इनपुट जाता है। आई थिंक आई स्ट्रांगली फील कि वो साइंटिफिक फीडबैक जो है बहुत कम है जब प्लानिंग्स और जो डिसीजंस होते हैं उसके अंदर। तो हम लोग जो है यहाँ चर्चा कर लेते हैं, लेकिन शायद साइंटिफिक फीडबैक जो होता है वो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा हो रहा है, वो बहुत कम है। एक मिनट अनिल जी, आपका जवाब लेती हूँ जरा। डॉक्टर वली, आप तो 80 के दशक से दिल्ली में रह रहे, आपने कितना बदलाव देखा है दिल्ली और दिल्ली की हवा में? बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। हाँ। और बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। हम लोग बात करते हैं और अब के बस इतना फर्क देख रहा हूँ, थोड़ा सा पहले शुरू हो गई है बातचीत, और पोल्यूशन से लोगों की सोल्यूशन नहीं, बातचीत ही होती है। गुड न्यूज टुडे की बातचीत का मकसद ये है कि लोगों तक साफ हवा पहुंचे, लेकिन ये बातचीत यहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए ना सर। हमको रियलाइज करना है कि हमें कम से कम सड़क पे गाड़ी यूज करनी है, कम से कम धुआं पैदा करना है, गांवों में इनको ट्रेन करना है, लोगों को लकड़ी का, कोयले का इस्तेमाल कम करें। अपनी जो नीड्स है ना, हम वी आर लेबल्ड एज ए कार्बन एमिशन कंट्री। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब इसकी बातें होती हैं तो हम सोलर विलेज दिखाते हैं कि देखिए हेयर इज सोलर विलेज, पूरे घरों में सोलर एनर्जी। लेकिन ये सब घर में पहुंचाना है, हम कर सकते हैं। कोविड में बहुत अच्छी हवा हो गई थी, अपना पानी साफ हो गया था। आपकी श्वेता गई थी, उन्होंने गंगा जी का पानी हाथ पे हिला के दिखाया था, बड़ा क्लीन निर्मल था, मनमोहक था वो दृश्य, मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन देखिए ये सारा जो है, इसमें हर एक को पता है कि जो हम हरकत कर रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं, अब पुराने जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जनरेटर की मेंटेनेंस नहीं है। अभी बैन का मैंने खबर सुनी थी कि सब बैन हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है बैन हुए नहीं, मुझे नहीं पता। इंडिविजुअल इनिशिएटिव, यानी डॉक्टर वाली आप कह रहे हैं इंडिविजुअल इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अनिल जी, आप अपनी बात रखिए। डॉक्टर साहब से बात करने का मकसद ये था कि उनकी बात भी सुन ली जाए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं है, लेकिन वो हर फील्ड के मास्टर है। इसलिए मैंने उनसे बात रखवाई कि 80 के दशक से लेकर अभी तक कितना बदलाव उन्होंने देखा है। वो तो दिल्ली की रग रग से वाकिफ है। जी डॉक्टर अनिल। जोशना जी, मैं भी दिल्ली में पैदा हुआ हूं और आपकी जानकारी में करीब 1970-75 में यमुना में आचमन मैंने भी किया हुआ है, मैं नहाया हूँ। पहले तो वही हमारे लिए होता था और बड़ा अच्छा लगता था, और आज तो बड़ी दुर्दशा है, उस पर दोबारा डिबेट में करेंगे। सोचिएगा थोड़े दिन बाद छठ पूजा मनाई जाएगी और यमुना का हाल क्या है, वो भी उस पर भी बात करेंगे। मैं टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है, दिल्ली में एक सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडी की गई थी। अगर आप डीपीसीसी की रिपोर्ट देखें, उस सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडी को भी इंड्यूस किया गया कि इस तरीके से बने कि उसका सोर्स क्या दिखाया जाए। मैं उस पर ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा, मतलब जो साइंटिफिक स्टडी है उसको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया, तो ये हाइट है। दूसरी बात, मैं ऑप्टिमिस्टिक भी हूं। देखिए, मेरा यह मानना है एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर हैं। अगर हम पिछले 20 साल पहले का इतिहास देखें तो 6 पैरामीटर हमारे कंट्रोल में आए हैं। लास्ट ईयर भी आए हैं, उससे पहले भी आए, यानी कि कई साल से व्हीकलर पॉल्यूशन में या जो सीएनजी में या पेट्रोल में, सोर्स ऑफ पोल्यूशन में, देखिए लेड फ्री पेट्रोल करा तो लेड की मात्रा खत्म हो गई ना। इस तरीके से अब ये 2 सोर्स हमारे बचे हैं, PM 2.5 और 10। इसमें भी हमें सोर्स को जब अगर हम खत्म करेंगे तो ये इसमें कोई संशय नहीं है कि 3-4 साल में या 5 साल में इसको भी हम कंट्रोल पर इस पर मंशा नजर आती है सरकार की। आप तो प्लानिंग बोर्ड में रहते हैं, मंशा नजर आती है? मैं प्लानिंग में अगर मुझे आप रख दें तो मैं जरूर इसमें काम कर रहा हूं। मैं प्लानिंग में नहीं हूं, मैं रेगुलेटरी बॉडी में हूं जहां पर नियम कानून बनते हैं।
पर मुझे लगता है अगर दिल्ली और एनसीआर में एक एनवायरमेंटल 5 ईयर प्लान बने तो इस पे 100% काम होगा। मैं इसमें ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि 6 पैरामीटर हमारे सामने हैं, आप चेक कर लीजिए, कई सालों में कंट्रोल। लेकिन सर वही बात है ना, ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा ना, इसमें एनसीआर के सहयोग की उतनी जरूरत होगी ना। मैंने दिल्ली एनसीआर बोला, बिल्कुल। सीए क्यों है वो दिल्ली एनसीआर देखता है। हाँ, यूपी हरियाणा दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, राजस्थान का बिल्कुल एनसीआर रीजन में काम करना चाहिए। गुलफाम जी ने ठीक बोला, एयरशेड की बात करिए, पर क्या है कि सोर्स तो जहां पर वहां रिमूव करना पड़ेगा ना। दिल्ली की बात हम इसलिए करते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो शहर अगर देश का है या विश्व का है वो दिल्ली है। बिल्कुल, और वो सेंटर में आता है, सेंटर में आता और इफेक्ट है। हम लोग तो पीड़ित हैं, 25 लाख बच्चे पीड़ित हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे लंग्स के। तो मुझे लगता है सोर्स को खत्म करना चाहिए। चलिए एक बार आखिरी कमेंट डॉक्टर विवेक आपसे, चलते चलते कैसे ख्याल रखें लंग के पेशेंट या फिर आम लोगों की बात भी अगर कहें तो हम कैसे अपनी लंग्स को तंदुरुस्त रख सकते हैं? देखिए, कुछ चीजों का हम सबको ध्यान रखना होगा कि जो हाई पोल्यूशन टाइम है, जिस समय एयर क्वालिटी सबसे खराब है, उस समय कोशिश करें कि हम गैर जरूरी काम के लिए बाहर ना जाएं। मौसमी फल सब्जी जितना हम न्यूट्रिशियस खाना ले सकते हैं वो लें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें। और अगर हमें कोई बीमारी है, हम किसी भी सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, तो अपने इलाज के साथ पूरी तरह से अडर करें, अपने मेडिकल टीम के कांटेक्ट में रहें और किसी तरह की भी प्रॉब्लम होने पे कोई भी होम रेमेडीज ना करें। ठीक है, कांटेक्ट बैक योर मेडिकल। बिल्कुल, सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए, तमाम खास मेहमान आप लोग हमारे साथ आए, चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, साफ हवा हमारा हक है और वो हक हमें सरकार के इनिशिएटिव के साथ साथ अपने इनिशिएटिव भी बहुत जरूरी रहेंगे, तभी हम उस हक को हासिल कर सकते हैं। गुड न्यूज टुडे की ये मुहिम है, कोशिश हमारी यही है कि हम लोगों को भी जागरूक करें। सरकार अपनी तरफ से प्लानिंग कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन आम जन की भूमिका भागीदारी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।